बात करेंगे। सिंध में सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। अब तक 100 से ज़ायद अरकान असम्बली ने वोट कास्ट कर लिया है, जबकि 154 अरकान को वोट कास्ट करना है। पीटीआई के हामी अरकान और जमात इस्लामी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। पीपल्स पार्टी के 10, एमक्यूएम का 1 और 1 आज़ाद रुकन बआसानी सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं, आदिल जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, यहाँ पे सुबह 9:15 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ। अजरा पेचुओं ने पहला वोट कास्ट किया, तो अब तक वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है और 100 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। मेरा ख्याल है आने वाले 1-1.5 घंटे में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। 154 अरकान को वोट कास्ट करना है। यहाँ पे सूरत हाल बड़ी क्लियर है कि पीटीआई के जो हामी अरकान हैं वो ऐवान में मौजूद ही नहीं है। जमात इस्लामी ने भी शिरकत नहीं की है। तो 154 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के हैं। 12 सेनेटर्स को इनको मुंतखब करना है। 7 जनरल नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 जो सेनेटर हैं वो यकीनी तौर पे मुंतखब हो जाएंगे। आमिर चिश्ती हैं एमक्यूएम के, वो भी कामयाब हो जाएंगे। और जो आज़ाद रुकन है, आज़ाद सेनेट के लिए जो इंतखाब लड़ रहा है फैसल वावडा, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ने हिमायत की है। लिहाजा उनकी जो जीत है वो भी यकीनी तौर पर हमें नज़र आ रही है। 5 जो जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कामयाब होने हैं उनमें काजिम अली शाह है, अशरफ जतोई है, मसरूर एहसन है, नदीम भुट्टो है और दोस्त अली जैसर हैं। इस तरह टेक्नोक्रेट्स के लिए 2 सीटें हैं जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़मीर गुमरो और सरमद अली की कामयाबी नज़र आ रही है। ख़वातीन की नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की कुरतुल ऐन मरी और रुबीना कायम खानी की जो है हमें जीत नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर अक़लियतों का एक ही नशस्त है। पूंजमल भील हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उसकी भी कामयाबी नज़र आ रही है। हत्ता कि वोटिंग का अमल तो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन पोलिंग के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का वक्त है। लिहाजा 4 बजे तक इनको इंतज़ार करना है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर प्रिजाइडिंग अफसर हैं शरीफुल्लाह, 4 बजे के बाद वो इन नताइज का ऐलान करेंगे। जो मैंने नाम बताए हैं इन्हीं को ही कामयाब होना है, लेकिन इनके नताइज का बाकायदा ऐलान जो है वो 4 बजे के बाद किया जाएगा। ठीक है, आदिल जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिंध असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। रुकन सिंध असम्बली फरजाना बलोच कहती हैं पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों में 11 पर कामयाब हो जाएगी। दीगर सूबों से भी पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलने की उम्मीद है। मज़ीद जानते हैं, ताहा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी ताहा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और सेनेट इंतखाबात का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी और सारी है। 12 उम्मीदवारान जो हैं वो आज सिंध असम्बली से सेनेट के लिए वो मुंतखब होंगे। इलेक्शन का जो वोटिंग का अमल है वो इस वक्त जारी और सारी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से फरजाना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मैडम, मुझे बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं यहाँ पर, और पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत ऐवान में रखती है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ी अक्सरियत इलेक्शन में भी जीत लेगी पीपल्स पार्टी से, वाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी जो है आपने देखा कि सिंध में जो है बिल्कुल भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पूरे कामयाब होंगे। इसी तरह से जो कैंडिडेट्स हमारे दूसरे सूबों में हैं वो भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी मेजॉरिटी है बहुत। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, अब आपने देखा कि हमारे अलावा अगर जो मुत्तहिदा वाले हैं या और दूसरे हैं, अगर उनका कोई एक कैंडिडेट कामयाब हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें पूरी यकीन है कि हमारे वो भी अगर हिमायत के साथ हों तो हमने ये अगर काबिल तकसीम फार्मूले के तहत देखें तो 10 सेनेटर्स बआसानी जो है वो पीपल्स पार्टी के बन सकते हैं, 1 मुत्तहिदा के बन सकते हैं। मैं समझती हूँ कि देखें इस वक्त सिंध में 12 सीटें हैं। 12 सीटों में मैं समझती हूँ कि 11 इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ज़रूर कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि वे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 12 में से 11 नशिस्तें जो है सेनेट की वो पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है और बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन के अंदर इस सेनेट इंतखाबात में अपनी नुमाइंदगी रखेगी। ताहा मलिक अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। आदिल जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं और कब तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा?
जी देखिए, अब तक 100 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। तमाम अहम अरकान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद पूरी सूरत-ए-हाल को मानीटर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, पोलिंग एजेंट हैं। इसी तरह MQM भी मानीटर कर रही है। लेकिन चूँकि 154 अरकान हैं, 100 वोट कास्ट हो चुके हैं, तो आने वाले 1 से 1.5 घंटे में ये वोट मुकम्मल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसका नतीजे का ऐलान 4 बजे के बाद किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे सुबह 9 बजे ही इलेक्शन कमीशन के अमले ने और सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध असम्बली के ऐवान के अंदर पोलिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 9:15 बजे से पहला वोट कास्ट हुआ अजरा पेचुओ का। उसके बाद अब मुख्तलिफ अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। चूँकि यहाँ PTI और जमात इस्लामी इस वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं बन रहे हैं, हालांकि PTI के उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये इलेक्शन हो रहा है। अगर PTI दस्तबरदार हो जाती तो ये 12 के 12 जो मेंबरान हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते। लेकिन चूँ PTI ने अपने उम्मीदवार दस्तबरदार भी नहीं किए, रिटायर भी नहीं किए और PTI इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रही। लेकिन बहरहाल बैलेट पेपर पे उनके उम्मीदवारों के नाम मौजूद हैं। जब वो इलेक्शन में हिस्सा ना भी लें, मौजूद ना भी हों, लेकिन असेंबली में इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक वो उम्मीदवार अगर मौजूद हैं तो उनका बैलेट पेपर मौजूद रहेगा। तो उनका बैलेट पेपर भी मौजूद है, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इलेक्शन भी हो रहा है और शाम 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की कामयाबी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। ठीक है, आज जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। रुकन सिंध असम्बली यास्मीन शाह ने वोट कास्ट कर दिया। कहती हैं फैसल वावडा किस जमात के उम्मीदवार हैं वो खुद ही बताएंगे। मज़ीद जानते हैं, अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असेंबली में मौजूद हूँ और जैसा कि सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात का सिलसिला जो है वो असेंबली में जारी है। इस वक्त MQM के किसी भी जो अरकान ने जो है वो वोट कास्ट नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के आधे से ज़ायद जो अरकान हैं वो इस वक्त असेंबली में वोट कास्ट कर चुके हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ख़वातीन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली बीबी यास्मीन शाह मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के सबसे अक्सरियत में जो है वो बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो सेनेट में खड़े हुए हैं। जी हाँ, ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह सारे ही जीतेंगे और सारे ही कामयाब होंगे और कामयाब होकर सेनेट में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि फैसल वावडा जो है अब तक उनकी कोई शनाख्त नहीं हो पा रही कि वो किसके उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी जो है वो उनको सपोर्ट करेगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ये फैसल साहब ही आपको बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, ये बताइएगा कि 4 अप्रैल को जो है वो जुल्फ़िकार अली साहब की भुट्टो की एनिवर्सरी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भुट्टो साहब की एनिवर्सरी हमेशा हर साल मनाई जाती है और जो जुल्म उनके साथ हुआ है उस चीज़ को, उस बात को लोग याद करते हैं। उस दिन को याद तो 12 महीना ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। लोगों को भुट्टो साहब की ये जो उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो याद तो सबको ही होता है, लेकिन वो दिन मनाया जाता है इसलिए कि उस दिन को याद किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि भुट्टो साहब एक नज़रिया था और वो नज़रिए को ख़त्म नहीं किया जा सकता सारी ज़िंदगी। तो सारी ज़िंदगी जी भुट्टो ही रहेगा और दिलों में, लोगों की दिलों में एक मोहब्बत और एक इज़्ज़त के एहतराम के नाम से भुट्टो साहब को याद किया जाता है। अच्छा, ये भी बताएं कि साथ ही साथ ईद का त्यौहार आ रहा है, आप क्योंकि ख़वातीन के बारे में अगर बात करें तो ख़वातीन की शॉपिंग के हवाले से आपने क्या इक़दामात लिए हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं? आपको तो पता है, आप भी लेडीज़ हैं, मैं भी लेडीज़, हम क्या करते हैं, हम दर्जियों के पास भागते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, चूड़ियाँ लेते हैं, मेहंदी लेते हैं, यही होता है। और बाकी तो फिर घर को ज़ाहिर है वो फिर वो जो ईद वाले दिन जो कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गए, उनको जो उनका ख्याल करना पड़ता है, यही होता है ईद पे, तो यही होता है। और सबके लिए मेरी दुआएं हैं कि ये ईद सबके लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, सब मुसलमानों के लिए सुकून के साथ, बेहतर और बरकतों वाली गुजरे। और आप सबको ईद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो और ये बहुत बरकतों वाला महीना है आपके लिए, सबके लिए बहुत दुआएं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी बिल्कुल यकीनन तौर पर जो है वो बीबी यास्मीन शाह हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना है कि ईद के हवाले से ख़वातीन जो है वो तैयारियां कर रही हैं और उनकी भी कोशिश है कि ख़वातीन के लिए जो है वो कुछ इक़दाम जो है वो लिए जाएँ। साथ ही साथ जो असेंबली में इलेक्शन का सिलसिला है, पोलिंग का अमल जो है वो अब तक जारी है। 9 से 4 बजे तक जो है वो पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंतख़ाबात का सिलसिला है, वोट कास्ट होने का, वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है। और का जो अरकान असेंबली के अंदर मौजूद हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो देखा ही जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो जल्दी सामने आ जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो सेनेट की सीट पर जो है वो मुंतखब होते हैं। हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। आज जमाली हमारे साथ मौजूद थे, ताहा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। इंतखाबात का जो है सिलसिला जारी है, 4 बजे तक जारी रहेगा वोटिंग का अमल, उसके बाद ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें जीत जाएगी। फैसल वाफदा पीपल्स पार्टी में नहीं है, जो मुकाबला करने बैठे वो बाइकआउट कर गए। हमने आपस में तय किया कि इन 12 लोगों को जितवाना है। अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा है, इक़दाम किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह इस पर काबू पाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छे हालात थे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए, उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए थे। ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में जो पुलिस चौकियां कायम की थी, लाइन ऑफ साइट पे मैं ख़ुद वहाँ विज़िट किया था। और अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर के ज़माने में वो लोग तो कहते हैं ना कि जी हमारे यहाँ तो शायद सियासी मसलियत है या कोई ऐसी बात है या हमारे कोई लोग हैं जिनको हम बचा रहे हैं, तो केयरटेकर में तो ऐसी बात कोई नहीं थी। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है, मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। और हम कायम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर की, और ये आप देख लें, मैंने आते ही जैसे पहली ब्रीफिंग ली थी तो उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था और वो अभी नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एडमिट करूँगा कि नहीं संभल सका है और उसके लिए इक़दाम लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर काबू पाएंगे। जब हमने एक तय किया आपस में कि जी हम ये 12 लोगों को हमने जिताना है, तो सरफराज राजर साहब को पार्टी की लीडरशिप ने कहा, और सरफराज राजर साहब पुराने वर्कर हैं और हमारी पार्टी की लीडरशिप और हमारी पार्टी का फैसला जो होता है उस पर सब पाबंद होते हैं। तो ऐसा कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं थी, ये फैसला किया गया कि ये 12 लोग करेंगे। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। फैसल सब्जवारी का कहना है कि कराची के 50 शहरी 3 माह में स्ट्रीट क्राइम में मारे जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं क्राइम इतना ज़्यादा नहीं कि लोगों को लग रहा है। सियासी रहनुमा का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बैरियर्स लगाने का इंदिया। बोले वज़ीर दाखिला कमेटियाँ बनाएं, मसले का हल निकालें। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो गए महज 3 माह में। 50 शहरी। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्ज़ाम जनाब एमक्यूएम पे लगा लिया, तो मीडिया में भी खबरें चल रही हैं और पुलिस भी हरकत में आ रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आ रहे हैं। भाई अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अभी बहुत मादरत के साथ सूबाई वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। आप वजीर दाखिला हैं तो जो कराची के MPs खड़े हैं यहाँ पर, आप बनाएं उनके साथ कमेटियाँ, आप बनाएं उनके साथ महल्ला कमेटियाँ, अमन कमेटियाँ, नेबरहुड वॉच सिस्टम हमें कायम करने दें। हम क्यों ना बैरियर्स लगाएं? बैरियर हम पुलिस को रोकने के लिए, रेंजर्स को रोकने के लिए थोड़ी लगाएंगे भाई गली में। तो बराए मेहरबानी DG रेंजर्स, IG सिंध, वज़ीर दाखिला लें ना लें, हमने हमारे नामजद लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अली खुर्शीदी भाई ने, इन्होंने तहरीक अल्तवा भी जमा कराई है। उसकी रोशनी में हुकूमत इन्हें बिठाए, यहाँ के अवामी नुमाइंदों को पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ नेबरहुड वॉच सिस्टम बनाने दें।
आपने गुफ्तगू सुनी है। कहा है फैसल सब्जवारी की जानिब से कि अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और कराची के 50 शहरी 3 माह में स्ट्रीट क्राइम में मारे जा चुके हैं। और सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं कि क्राइम इतना ज़्यादा नहीं जितना लोगों को लग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी रहनुमा का स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ बैरियर्स लगाने का इंदिया है। बोले वज़ीर दाखिला कमेटियाँ बनाएं और इस मसले का हल निकालें। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा है कि जिस असलहे की नुमाइश की जा रही है वो पुलिस के पास नहीं है तो फिर ये असलहा कहाँ से आया? कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका सुराग लगाएं। बख्तरबंद गाड़ियों पे चढ़ के और जिस असले की नुमाइश कर रहे हैं वो पुलिस के पास असला नहीं है। ये एक सवाल तो है कि ये असला आया कहाँ से है। तो ये इस रियासत की जो एजेंसियां हैं, कानून लागू करने वाले इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसका सुराग लगाएं। जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है और लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, अमन अमान का, तो आप देखें कि ये निगरान हुकूमत से पहले ये सूरत हाल नहीं थी। 11 अगस्त तक जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। ये इन 6 महीनों में ये सिचुएशन एग्रेवेट हुई है, मज़ीद ख़राब हुई है। चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे डाकुओं का जो हमारे नॉर्थ के अजला हैं वहाँ पे, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत अपना वज़ीर दाखिला भी लाई है जाल अंजार साहब। उसने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है, CM साहब ने भी कहा है कि इस पर वो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। और वज़ीर दाखिला ने खुद ऐलान किया है कि वो जाके वहाँ पे सखर और लाड़काना में कैंप करके इस पूरे ऑपरेशन की जो है वो निगरानी करेंगे। और हमें तो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो अच्छे नताइज सामने आएंगे और सूरत हाल बेहतर होगी। वफाकी हुकूमत ने टॉप टैक्स दहिंदगान को पाकिस्तान एजाज़ी कार्ड देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एजाज़ी कार्ड 65 टॉप बरामद कुनिंदगान और टैक्स देने वालों को दिए जाएंगे। पाकिस्तान एजाज़ी कार्ड हासिल करने वालों को इमिग्रेशन काउंटर्स, एयरपोर्ट और VIP मराहत के अलावा सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। कार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म के सालाना डिनर में मदऊ किया जाएगा। कार्ड हासिल करने वालों में रवायती और गैर रवायती बरामद कुनिंदगान, कंपनीज, इनफरादी टैक्स देने वाले और SMEs शामिल हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद FBR जल्द इन 65 टॉप टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान को कार्ड इशू कर देगा। तमाम मुतलका इदारे टॉप टैक्स दहिंदगान को वज़ीर आज़म से मंजूर मराआत देने के पाबंद होंगे। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव ने FBR की ताजर दोस्त स्कीम की हिमायत कर दी। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा ने कहा है कि हर शख्स को अब आमदनी पर टैक्स देना होगा, तभी मुल्क माली मुश्किलात से निकल सकेगा। FBR से दरख्वास्त है जो भी टैक्स लगे वो आवाम पर मुंतकिल ना हो। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए FBR का बड़ा फैसला है, छोटे ताजिरों, होलसेलरों, रिटेलरों टैक्स नेट में लाने का फैसला किया। मुल्क भर में कितने ताजिरों की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है, इसके क्या असरात होंगे जानते हैं। जो बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के जो सरबराह हैं शबीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं FBR के इस फैसले को? जी एकदम बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि जो लोग अभी टैक्स में रजिस्टर नहीं है और उनके पास आमदनी होती है और उनकी आमदनी काबिल टैक्स होती है, तो काबिल टैक्स आमदनी पे तो हम समझते हैं कि टैक्स लगना चाहिए और टैक्स सब तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड भरना चाहिए। और कोई भी तमाम किस्म के जो लोग हैं उनको जो कि पैसे कमा रहे हैं और उनको टैक्स के नेट में आना चाहिए। और रिटेल सेक्टर बिलखुसूस जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स में रजिस्टर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन जो लोग मौजूद नहीं हैं उनको टैक्स की रजिस्ट्रेशन में आना चाहिए। और इजाफी तौर पे जो लोग टैक्स में जब रजिस्टर होंगे तो अपने हिस्से का टैक्स भरेंगे और मुल्क की इकॉनमी में ना अपना रोल अदा करेंगे। इस बात में एक और बहुत अहम नुक्ता है जो कि FBR को और हुकूमत को अपने कंसिडरेशन में रखना चाहिए, और हमारी उसमें दरख्वास्त ये होगी कि जो टैक्स लगा है वो एक्चुअली कंज्यूमर पे लगना चाहिए, कंज्यूमर पे नहीं लगना चाहिए, बल्कि वो टैक्स बुनियादी तौर पे आमदन के ऊपर लगना चाहिए। और आमदन का जो टैक्स है वो कंज्यूमर पे मुंतकिल नहीं होना चाहिए। और अगर सारिफ पे वो मुंतकिल नहीं होगा तो इसका बोझ अवाम पे नहीं आएगा बल्कि कौमी ख़जाने को उसका फ़ायदा पहुँचाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कहा है कि हुकूमत ने बड़ा फैसला किया। FBR जो छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में ला रही है वो अच्छा इकदाम है, लेकिन साथ ही ये कहा है FBR हुकूमत से मेक श्योर करें कि जो ताजिरों होलसेलर की जो आमदनी है उस पर टैक्स लगना चाहिए, आवाम पे मुंतकिल नहीं होना चाहिए।
کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجر دوست اسکیم کی حمایت کر دی. نائب صدر تنویر باری نے حکومت سے تاجروں کے تحفظات دور کرنے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے کاوش میمن. جی بالکل، حکومت ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے کوشاں ہے، لیکن تاجروں نے ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم کو مسترد کر دیا. اس حوالے سے کراچی چیمبر چونکہ تاجروں کی نمائندگی کرتا ہے، ان کا کیا موقف ہے؟ ہمارے ساتھ نائب صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنا بھی جاتے ہیں. ہمارے جو تاجر دوست برادری ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے ایف بی آر کے جو یہ نوٹسز ہوتے ہیں، ری آڈٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے یہ لوگ جو ہے گھبراتے ہیں. تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ ابھی اسکیم کا اناؤنس ہوا ہے اور تاجروں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے تاجروں سے مذاکرات کرے، ان کے تمام تحفظات کو دور کرے. کیونکہ دیکھیں 3 سال پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ حکومت نے جو ہے بجلی کی بلوں میں جو ہے 6,000 اور 10,000 روپے جو ہے فکس ٹیکس جو ہے نافذ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تاجروں کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ آیا اور انہوں نے جو ہے اس کو احتجاج کیا، اور اس کے بعد جو ہے حکومت کو یہ واپس لینا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو ہے مذاکرات کرے تاجروں سے اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرے، کیونکہ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے اپنی معیشت میں، ہماری جو معیشت ہے اس میں اپنا جو ہے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ مذاکرات کرے اور ان کے تحفظات کو دور کرے. تاجر ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ایف بی آر کے حوالے سے جو کنسرنس پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے. جی ایف بی آر تاجر دوست ایپ میں کاروبار کی رجسٹریشن پر دکاندار پریشان ہو گئے. کہتے ہیں ایف بی آر کو تاجروں اور دکانداروں کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور کاروبار کی رجسٹریشن سے متعلق آگاہی اور تربیت فراہم کرنی چاہیے تھی. مزید بتائیں گے وسیم افتخار. ہول سیلر، فارمر، ریٹیلرز کو ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر کی جانب سے تاجر دوست اسکیم متعارف کرائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس اسکیم میں رجسٹریشن کا عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، جانتے ہیں کیا کہیں گے جو دکانداروں کو، ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، کیا آپ اس کے حوالے سے کیا رائے دیں گے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کو بھی سب کو پتہ ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس پیڈ ہیں وہ ہمارے کراچی والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو ہم اس کے ساتھ، ریاست کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، کہ ظاہر ہمیں ملک چلانا ہے تو ملک ظاہر ہے اسی طرح ہی چلتا ہے، مل جل کے چلتا ہے. اب کچھ پالیسی حکومت کی ایسی آتی ہیں وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، جیسے کہ اینڈ آف اپریل ہے. اب یہاں پر اس مارکیٹ میں کافی لوگ ایسے ہیں جن کے NTN بنے وہ ٹیکس پیئر ہیں، دے رہے ہیں، کچھ بہت مختصر سے لوگ ہیں جو نہیں دے پا رہے. اب وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنی مصروفیت ہوتی ہے، کسٹمر کا فلو ہوتا ہے، پورا 12 مہینے انتظار کرا جاتا ہے کہ بھائی رمضان المبارک آئیں گے، بزنس ہوگا. اب انہوں نے یہ نئی پالیسی لے آئے اور صرف اینڈ اپریل کی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو بہرحال ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو تاجر ہیں، جیسے ہماری یہاں پر جو الائنس بنی ہوئی ہے، آل صدر الائنس مارکیٹ اینڈ مال ایسوسیشن، ان کو چاہیے پہلے ہم سے ہی ملیں، ٹھیک ہے، میٹنگز کریں، پھر کچھ ہمیں بھی سمجھائیں تاکہ ہم اپنے دکانداروں کو جو عہدیدار ہیں یہاں کے سمجھائیں. اور یہ کہہ دینا کہ بھائی اینڈ اپریل بس ڈنڈا ہے، اور تو یہ غیر مناسب سی بات ہے. آئیں ہم سے بات کریں، ہم بیٹھے ہیں، پوری ملک دیتے ہیں، پوری دنیا دیتی ہے، ہم بھی دیں گے. یہ تھے دکاندار، ان کا کہنا ہے کہ 30 اپریل تک رجسٹریشن کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایف بی آر کی جانب سے جو رجسٹریشن کی تاریخ دی گئی ہے وہ 30 اپریل تک دی گئی ہے، جس کے بعد 1 جولائی سے ٹیکسز کی کٹوتی کی جائے گی. جی اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بعد ملا جلا رجحان جاری ہے. سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں. بروکرز کا کہنا ہے سرمایہ کار منافع کی خاطر شیئرز کو فروخت کر رہے ہیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے ایاز رانا. جی بالکل، کاروباری ہفتے کا دوسرا روز مارکیٹ میں صبح سے ہی جو ہے وہ پہلے مندی ریکارڈ کی گئی، اور اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ مارکیٹ ایک ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب مارکیٹ کے اندر جہاں ہم نے دیکھا ریکارڈ ہائی بنے، اس کے بعد یقیناً طور پہ جہاں کہا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ ایک پروفٹ ٹیکنگ تھی. کیا یہی وجہ ہے؟ اس کو جاننے کے لیے جاوید خقانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جاوید بھائی، وہی ایک مین وجہ ہے کہ ایک پروفٹ ٹیکنگ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے، کیونکہ مارکیٹ اب ریکوری کی طرف بھی جا رہی ہے؟ جی یہ بالکل پروفٹ ٹیکنگ بھی ہے، اور یہ کہ مارکیٹ آئندہ چند دنوں کے لیے، جیسے 3 دن ورکنگ ڈے باقی ہیں، اس کے بعد مارکیٹ بند رہے گی 4 5 6 دن، تو اس لیے لوگ تھوڑے سے وہ بھی ہیں کہ محتاط ہیں، تاکہ وہ خریداری نہیں کر رہے ہیں، تھوڑی سے بیچ بھی رہے ہیں. اور اس لیول پہ بھی لگ رہا ہے کہ مارکیٹ آج شاید پلس بھی بند ہو جائے، کیونکہ پروفٹ ٹیکنگ کافی ہو گئی ہے. صبح سے مارکیٹ نیچے جا رہی تھی اور ابھی اس وقت مارکیٹ پلس کی طرف ہے،
तो ये थोड़े छुट्टियों का भी पैनिक है और कुछ हो रहा है नहीं इसमें। पिछले दिनों तो ओवरऑल मार्केट ने परफॉर्म किया था, लेकिन अभी जैसे ऑयल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, इस तरह ये जो है सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। साहब का बताना है कि मार्केट के अंदर क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो अब वर्किंग डेज कम हो गए हैं, जुम्मे की भी छुट्टी जो है वो अलविदा की मनाई जाएगी और वहाँ जो है कारोबार बंद होगा, तो उसको लेके भी एक पैनिक था जिसकी वजह से जल्द जो लोग प्रॉफिट लेना चाहते थे वो प्रेशर देखा गया और उसके बाद से मार्केट जो है मिला जुला रुझान है। इनका मुताबिक जो है जहाँ ब्रोकर्स का कहना यही है कि मार्केट लगता है कि आज का दिन जो है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज करेगी। जी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर फ़िज़िकल फ़िटनेस चेकिंग ख़त्म करने का फ़ैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फ़ैसला किया गया। अपडेट कर रहे हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर फ़िज़िकल फ़िटनेस चेकिंग ख़त्म करने का फ़ैसला सामने आया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फ़ैसला किया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर फ़िज़िकल फ़िटनेस चेकिंग ख़त्म करने का फ़ैसला सामने आया है। आपको अपडेट करते चलें, इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियाँ हैं उनकी ट्रांसफ़र फ़िज़िकल फ़िटनेस चेकिंग ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। इजलास में गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फ़ैसला किया गया है, जिसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी और सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिसको लॉन्च करने की भी तकरीब की जाएगी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में कायम गवर्नमेंट मुनीबा बॉयज़ प्राइमरी एंड लोअर सेकेंडरी स्कूल लैंड माफिया के हवाले करने की कोशिश शुरू हो गई। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल पर बहुत अरसे से लैंड माफिया की कब्जे की कोशिश जारी है। स्कूल खाली करने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। मज़ीद बताएंगे आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में कायम गवर्नमेंट मुनीबा स्कूल में जो है वो लैंड माफिया की जानिब से जो है वो इस स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। गुज़िश्ता 10 साल कबल भी जो है वो इस स्कूल पर जो है वो कब्जा साबिक वज़ीर तालीम पीर मज़हरुल हक के दौर में भी जो है वो इस स्कूल पर कब्जा करने की जो है वो कोशिश की गई थी, जिसके बाद काफ़ी एहतजाजी सूरत हाल पेश आई थी। स्कूल में जो है वो 135 बच्चे ज़ेर तालीम है, जबकि उनकी तालीम के लिए जो है वो 8 असातिज़ा यहाँ पर जो है वो बच्चों को तालीम फराहम कर रहे हैं। हमारे साथ वो इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल मुदस्सरीन रिजवी मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि स्कूल पर जो है वो लैंड माफिया की जानिब से कब्जे की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है तो उसके नतीजे में आप लोग का आगे की क्या जो है वो लाएअमल तय करेंगे? देखें, ये 2012 के अंदर जो भी हुआ पीर मज़हर साहब के दौर के अंदर, तो उस वक्त काफ़ी सारा कुछ इन्होंने बाहर भी निकलवा दिया था और बिल्डिंग की तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी थी। कुछ नाहरी हाउस हैं, उनके चक्करों के अंदर उन्होंने कुछ सेल वेल करने का चक्कर किया था। अदरवाइज़ ये कि हमने काफ़ी एहतजाज करवाया, एहतजाज हुआ, बाहर बच्चे रोड पर बैठ गए। उसके बाद मीडिया का ताउन रहा, हमारे साथ सोहेल आब्दी का ताउन रहा, पीपल्स पार्टी के सोहेल आब्दी हैं, हमारे MQM के हजरात हैं, माशाअल्लाह थे, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, तो इस वक्त ये स्कूल बच गया। और अभी भी रिसेंटली यही हुआ है कि इस प्लॉट को देखते हुए जो भी प्लॉट है चल रहा है ये, और उसके अंदर एजुकेशन चल रही है बच्चों की, गरीब बच्चों की एजुकेशन है। जाहिर सी बात है, हमारे भी अफसरान ये नहीं चाहेंगे कि इस स्कूल को या इस बच्चों को तबाह किया जाए। हमारे अफसरान काफ़ी इसके अंदर जो है ना वो सिंसियर ताकि ये स्कूल रह जाए। अब ये कि जो भी हमारे पास ऑर्डर्स है, अभी तक कोई हमारे पास ऑर्डर आए नहीं हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो गवर्नमेंट मुनीबा स्कूल के जो है वो कहना है कि जो हमारे MPA हैं, MPA साहब आदिल अस्करी, उन्होंने जो है वो इसका स्कूल का दौरा किया और उन्होंने जो है वो इनको यकीन दहानी करवाई कि स्कूल जो है वो किसी के भी हवाले नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि अब तक जो है वो कोई नोटिफिकेशन इन्हें मौसूल नहीं हुआ है स्कूल को खाली कराने के हवाले से। अलबत्ता जो है वो लैंड माफिया जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि स्कूल पर जो है वो कब्जा कर लिया जाए। जी। सदर टाउन के मुलाजिमीन की ईद की खुशियां खटाई में पड़ने का खदशा बढ़ गया है। नए म्यूनसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियो तैनाती के दिन ही उम्रे की अदायगी के लिए चले गए, जिसके बायस मुलाजिमीन की तनख्वाह का मामला मुश्किल में पड़ गया है। मजीद बताएंगे जुन्नैद जावेद।
دیکھیں جی، عید قریب آ رہی ہے اور بلدیاتی جو ملازمین ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی خوشیاں مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے جو 25 ٹاؤنز ہیں ان میں مختلف ٹاؤن ایسے بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں، لیکن صدر ٹاؤن میں میونسپل کمشنر کے دستخط کے بغیر جو ہے وہ سیلری جاری نہیں کی جا سکتی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مزدور یونین کے جو ہے وہ رہنما ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ جب سے آتھارٹی ایشو ہوتی ہے تو ایم سی صاحب کا کام ہوتا ہے کہ تمام چیکوں پر دستخط کر کے جائیں اور تنخواہیں ریلیز کر کے جائیں، مگر ہمارے یہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس دفعہ، کیونکہ لوگوں نے راشن کے بھی پیسے دینے اور لوگوں نے عید کے لیے بچوں کے لیے چیزیں بھی لینی ہیں، کپڑے بھی بنانے ہیں، تو یہ تنخواہیں نہیں ہوئی. تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر دوسرا میونسپل کمشنر جو ہے نا وہ ڈپیوٹ کریں اور تاکہ یہ تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو، ورنہ جو ہے نا ملازمین سراپا احتجاج کریں گے. حکومت سندھ سے فوری طور پہ اپیل کروں گا کہ دوسرے میونسپل کمشنر کو فوری طور پر بھیجیں اور یہ تنخواہوں کا مسئلہ فوری طور پر حل کرائیں. یہاں پر ملازمین کی اور یونین کے جو رہنما ہیں ان کی تو ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی نئے میونسپل کمشنر کی تعیناتی کی جائے تاکہ وہ یہاں پر تنخواہوں کے چیکس پر جو ہے وہ دستخط کر سکے اور ان ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہ جاری ہو سکے. اگر ایسا نہیں ہوا یا کوئی جو ہے وہ متبادل راستہ اختیار نہیں کیا گیا یا کوئی دوسرا شخص کو پاور نہیں دی گئی تو ان ملازمین جو ہیں بلدیہ جنوبی کے وہ جو ہے تنخواہوں سے محروم رہ جائیں گے عید پر. جی، کووڈ-19 کے دوران ڈیلی ویجز بھرتی ملازمین کا 13 ماہ کی سیلری نہ ملنے کے خلاف کراچی پریس کلب پر احتجاج. مظاہرین کا تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ ہے. کہتے ہیں ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، اب تو بات فاقہ کشی پر آ گئی ہے. سندھ حکومت نے ہمیں خودکشی پر مجبور کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمنا نثار سے. جی ہمنا، کووڈ-19 کے دوران جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے اپنے خدمت سر انجام دے رہے تھے تو اس دوران جو ان کی سیلریز تھی تقریباً 13 مہینوں کی سیلریز جو ہیں اب تک بحال نہیں کی گئی ہیں. اس وقت میں پریس کلب کے باہر موجود ہوں جہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پر دھرنا دیا گیا ہے. اگر ہمارے کیمرہ مین ایسا نمین آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری سیلریز بحال کرو. اور شدید گرمی ہے، روزہ ہے اور اس دوران یہ عید سے قبل اپنی سیلری بحال کروانے کی نیت سے یہاں بیٹھے. ہمارے ساتھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بتائیے گا کتنے مہینوں کی سیلری نہیں ملی ہے، کتنے مہینے آپ لوگ نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے؟ ہمیں 12 مہینے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، لیکن 12 مہینے سے ہمیں کوئی سیلری نہیں دی گئی ہے. اور جب ہم سارے پروسیس کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نیا پروسیس آ جاتا ہے اور ہمیں سیلری نہیں دے رہے. ایک سائن کی وجہ سے ہماری سیلری رکی ہوئی ہے. مراد علی شاہ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہماری سیلری ریلیز کریں. عید سر پر ہے، بہت سے گھروں میں فاقہ کشی ہوئی ہوئی ہے. بہت سے لوگ ہمارے کچھ کووڈ کے ڈیلی ویجز امپلائز جو ہیں انہوں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو کم سے کم میں مراد علی شاہ سے یہی کہوں گی کہ بلاول بھٹو صاحب سے کہوں گی کہ ہماری سیلری بحال کریں اور ہمیں ریگولر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں جو فاقہ کشی ہے وہ ختم ہو سکے. ہمارے ساتھ یہاں پہ جو دھرنا دینے والے مظاہرین ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی پرزور اپیل ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کہ ان کی سیلریز عید سے قبل بحال کی جائے ورنہ وہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے. کئی ملازمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں کیا نام ہے جلد سے جلد کنٹینیو بھی کروایا جائے، انہیں مستقل جاب پہ بھی رکھا جائے. اور کئی ایسے ملازمین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تو وہ خودکشی کی جانب بھی جائیں گے جس کے ذمہ دار حکومت ہوگی. تو ان کی احتجاج کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی سیلری جلد سے جلد بحال کی جائے. جی، سیوریج کا بوسیدہ نظام شہریوں کی پریشانی میں اضافے کا باعث بننے لگا. اسکیم 33 کی بیشتر سڑکیں بھی گٹر کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. مزید بتائیں گے احسن عباسی. جی بالکل، سوراب کوٹ کے علاقے میں بھی سیوریج کا نظام جو ہے وہ عوام کی لیے مشکلات میں اضافہ پیدا کرتا جا رہا ہے. دوپہر کے اوقات میں بتایا جاتا ہے کہ سیوریج سسٹم جو ہے اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے اور مکمل طور پہ سڑک جو ہے وہ زیر آب آ جاتی ہے. رمضان المبارک میں گزرگاہ پہ انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہاں کے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی مجھے بتانا یہ کب سے صورتحال ہے ایسی اور کس طرح سے جو ہے یہ پانی باہر آتا ہے؟ یہ سر یہ 2 بجے کے بعد پانی بہتا ہے. صحیح، کوئی کام کرنے کوئی نہیں آتا، یہ حشر نشر ہوتا ہے. شام کو رمضان کے ٹائم نکلتے ہیں تو افطاری کے لیے تو بہت کام خراب ہوتا ہے. مطلب ہے ٹھیک ہے. یہ کب سے صورتحال ایسی ہے؟ یہ 2-3 مہینے سے ایسے ہے. کسی کو کام کرتے ہوئے کوئی مشینری وغیرہ؟ مشین آتی ہے، تھوڑا سا کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں بس. ٹھیک ہے.
नाज़रीन, ये सूरत हाल है। मशीनें जो है वो लगती हुई तो नज़र आई हैं, लेकिन मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है। मकीनों की दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे जो है बल्दियाती नुमाइंदगान जो कि वोट लेकर मुंतखब हुए हैं वो आवाम को इस परेशानी के आलम से निकालें। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में इस पानी के खड़े होने से बीमारियों के साथ साथ जो है वो दीगर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, आपको बताएं, SI CVD मिट्टी में काम करने वाली नर्स को हरासा करने का केस। सूबाई मुहतसब आला ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर मूसा मेमन, एडमिन ऑफिसर भरत कुमार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइए। हाँ बिल्कुल, आज सूबाई मुहतसब आला वुमेन हरासमेंट सेल कराची में SI CVD मिट्टी में काम करने वाली नर्स को हरासा करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। सूबाई मुहतसब आला ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर मूसा मेमन, एडमिन ऑफिसर भरत कुमार को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। मुतासरा खातून का मौकफ है कि 24 जनवरी 2019 को स्टाफ नर्स NICVD जो है वो थी। 2 माह बाद जो जुबानी उनका तबादला जो है SICVD कर दिया गया था। मुतासरा खातून का ये भी कहना है कि एडमिन ऑफिसर भरत ने उनको हिरासा किया, ज़दोकोब किया और परेशान करना शुरू कर दिया। भरत कुमार ने उनसे दोस्ती करने और जिनसी ताल्लुकात करने का कहा। ये मुतासरा खातून का इल्जाम है। मुतासरा खातून का ये भी इल्जाम है कि भरत कुमार की आवाज पूरी न करने की वजह से उनको जो है नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक की तनख्वाह भी जो है वो रोक ली गई। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करके जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है मुमताज़, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में प्राइवेट कंपनीज में वकला को लीगल एडवाइज़र ना रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अपडेट करेंगे मुमताज़ जमाली। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। आज सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी और दीगर की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि सूबे भर में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी मालियत जो है 7 मिलियन से जायद है वो जो है लीगल एडवाइजर नहीं रख रहे, जो कि कानून में मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लिहाजा आज जो है दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर सरफराज महतूब जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने अदालत में दलाइल दिए। उनका यही कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक 10,200 से ज्यादा जो हैं वो एक्टिव कंपनीज हैं, जबकि सिर्फ 400 के करीब वहां पर वकला को लीगल एडवाइजर रखा गया है, जिसकी परसेंटेज जो है सिर्फ 5% भी नहीं बनती। लिहाजा कानून मौजूद है कि इन तमाम कंपनीज को एक जो है लीगल एडवाइजर रखना है। लिहाजा कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने 18 अप्रैल तक जो है जवाब तलब किया। साथ ही साथ अदालत ने इन एक्टिव कंपनीज की फहरिस्त भी तलब की है। दरख्वास्त गुजार का ये मौकफ है कि तमाम तर तफसीलात जो है अदालत ने तलब की हैं, जिसमें वो एक्टिव कंपनीज जिन्होंने लीगल एडवाइजर रखे हैं और वो एक्टिव कंपनी जिन्होंने लीगल एडवाइजर नहीं रखे, ताकि तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अदालत के रूबरू आ जाए। जी, और रमज़ान के आखिरी अशरे के साथ ही मार्केटों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों में तेजी आ जाती है। करीमाबाद मार्केट में भी रात गए थे खरीदारों का खूब रश रहा। खरीदार को कम कीमत चीजों की तलाश और दुकानदार महंगे दामों बेचने को बेकरार नजर आए। चीज़ों की कीमत तो जाहिर सी बात है डबल हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो लो हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा अपने बजट के हिसाब से ही शॉपिंग कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खरीदारी हो रही। लोग जल्दी जल्दी अभी शॉपिंग करते हैं कि हमें जो ना बाद में रश ज़्यादा बढ़ जाता है एंड में, तो इसलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग करके अपना घर में जो भी सामान होता है रोज़ का, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, चप्पल वगैरह लेके स्टॉक कर लें, फिर रश से बचा जाए। खरीदारों का शिकवा करते कहना है महंगाई ने कुव्वत खरीद कम कर दी, मगर अपनी इस्तात के मुताबिक ईद अच्छी गुजारने की कोशिश है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21।